हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईओ फ्लो। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आप बीए एलएलबी के छात्र हैं, एलएलबी के छात्र हैं या एलएलएम कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। मेरा आज का टॉपिक रहने वाला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये पूरे का पूरा टॉपिक मेरा हिंदी में रहेगा, ठीक है। और ये पार्ट 1 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। इसके बाद के वीडियोस में पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आएंगे। तो आप पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट करने के लिए सारी वीडियोस को देखिएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है ना, ये 7 अगस्त 2019 को लागू हुआ था। ठीक है। इससे पहले 1986 में भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू था, जिसे 2019 के एक्ट ने 2019 के अधिनियम में ने रिप्लेस कर दिया था। ठीक है। नया अधिनियम कुल 8 अध्यायों 8 चैप्टर्स हैं और 107 सेक्शंस हैं, 107 धाराएं हैं, 107 धाराओं में विभाजित है। ये जो हमारा 2019 का अधिनियम है, इसके मुख्य अध्याय और विषय इस तरीके से हैं। अध्याय 1 में हम क्या पढ़ेंगे? परिभाषा या प्रारंभिक प्रावधान पढ़ेंगे। अध्याय 2 में उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना देखेंगे। अध्याय 3 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना देखेंगे। अध्याय 4 उपभोक्ता विवाद निपटान फोरम्स हैं हमारे पास। अध्याय 5 में मध्यस्थता की व्यवस्था मीडिएटर को देखेंगे। अध्याय 6 में उत्पाद दोष मतलब प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या पड़ती है मैन्युफैक्चरर पे, वो देखेंगे। अध्याय 7 में अपराध और दंड जो पेनल्टीज हैं वो देखेंगे। और अध्याय 8 जो है हमारे पास वो विविध प्रावधान मतलब मिसलेनियर्स के ऊपर है। ठीक है। अब हम एक एक करके सारे अध्याय देखेंगे। देखिए, अध्याय शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि इस अधिनियम का परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है इसकी। ठीक है। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण का प्रारंभिक प्रावधान किया गया था। समय के साथ उपभोक्ता की आवश्यकताएं और व्यावसायिक वातावरण बदल गया। खासकर ई कॉमर्स, टेली शॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसे आधुनिक व्यापार के दृष्टिगत नया अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि जो विक्रेताओं को अपनी वस्तुएं बेचने का अवसर देते हैं, उनको भी जवाबदेह ठहराया गया है। ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। ठीक है। अब वो जो 1986 था ना, वो सबसे पहला लॉ था जिसने देखा कि कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करना जरूरी है। ठीक है। जिसने कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कानून या कुछ रूल्स बनाए थे। ठीक है। इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में सब कुछ इंट्रोड्यूस था, वो सब जो हम पहले पुराने तरीके से हम व्यापार करते थे, खरीदारी और बेचना करते थे किसी सामान का। ठीक है। लेकिन अब समय के साथ साथ जिस तरीके से हमारे ई कॉमर्स में बदलाव आया है, टेली शॉपिंग आई है, डायरेक्ट सेलिंग्स आ रही हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग आ रही है। ठीक है। तो ये जो चीजें इंट्रोड्यूस हुई है ना, इनके कारण क्या हुआ, जो पुराने वाला हमारा 1986 वाला हमारा अधिनियम था ना, वो एक तरीके से कारगर नहीं रह गया, काम नहीं कर पाता था वो इन सारी चीज़ों के लिए। क्योंकि आधुनिक जो अभी आज के समय में ये जो मार्केटिंग के तरीके या फिर पेमेंट मेथड्स चल रहे हैं ना, इनको वो कवर नहीं कर पाता 1986 वाला अधिनियम। ठीक है। तो अब नया अधिनियम आया है जो ई कॉमर्स मतलब क्या हो गया, जो हमारा डिजिटल हम कुछ खरीदते बेचते का सामान, जैसे हमारी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारी वेबसाइट्स है ना, इस तरह से हम शॉपिंग करते हैं। टेली शॉपिंग जब हम टीवी पे ऐड देखते हैं और वहां से शॉपिंग करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग मतलब जिसने जो कंज्यूम जो मैन्युफैक्चरर है ना, उसने वो बनाया, जैसे एमवे होता है या फिर टप्पर वेयर की चीजें रहती है, ये सब चीजें क्या होते हैं, डायरेक्ट ये मैन्युफैक्चरर से सेलर के पास आ जाती है। ठीक है। तो ये क्या हो गई? डायरेक्ट सेलिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग किस टाइप की मार्केटिंग होती है? जिसके अंदर कुछ लेवल्स बन जाते हैं, जैसे कि इंटरमीडिएटरीज के थ्रू जो है मार्केटिंग की जाती है। जैसे जो मैन्युफैक्चरर है वो सीधे ग्राहकों को नहीं देता, होलसेलर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, रिटेलर के पास आएगा, फिर एजेंट्स के पास आएगा। इस तरीके से सामान बिकेगा। एजेंट्स के बाद फिर कंज्यूमर्स के पास आ रहा है, कस्टमर्स के पास जा रहा है। तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक और चीज होती है, एक चेन सिस्टम होता है। इसमें क्या करते हैं ना, कि जैसे एक इंसान है, एक इंसान ए ने अपने नेक्स्ट जो है अपने लिए चेन बनाई बी सी डी की, तो बी सी डी जो भी मार्केट करते हैं ना,
जो भी सेल करते हैं, सेलिंग करते हैं, उसका कुछ जो अमाउंट होगा वो ए को भी चला जाएगा। इस तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गई। तो ये इन सब चीजों को भी ये कवर कर रहा है अपना अभी 2019 का अधिनियम, ठीक है। अब हमारा अध्याय 1 क्या है? महत्वपूर्ण परिभाषाओं का। अब हम देखते हैं एक-एक करके इसमें कौन-सी परिभाषाएँ हैं। इसमें कई परिभाषाएँ दे रखी हैं, लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक परिभाषाओं को ही कवर करेंगे। सबसे पहली परिभाषा है जो सेक्शन 25 धारा 2(5) में दी गई है। वो किसकी परिभाषा है? शिकायतकर्ता यानी कि कंप्लेनेंट कौन होता है? देखिए, कंप्लेनेंट कौन होता है? कंप्लेनेंट एक उपभोक्ता हो सकता है। उपभोक्ता मतलब जो पर्सनली गुड्स को खरीदता है या कोई पर्सनली सर्विसेज लेता है, ठीक है? या फिर कोई वैकल्पिक उपभोक्ता संरक्षण संस्था जो किसी वैध कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो। इसका मतलब क्या होता है कि कोई रजिस्टर्ड, जो लीगली रजिस्टर्ड जो संस्थाएं होती हैं ना, जो वॉलंटरी उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए काम करती हैं, वो संस्था भी कंप्लेनेंट हो सकती है। केंद्रीय या राज्य सरकार, जो ये किसी जो केंद्र और राज्य सरकार होती है ना, ये खुद से भी सुओ मोटो से देख सकती है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए कंप्लेनेंट बन सकती है किसी मैन्युफैक्चरर पे या सर्विस प्रोवाइडर पे। केंद्रीय प्राधिकरण, सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी क्या होता है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। हम आगे के अध्यायों में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सेंट्रल अथॉरिटी भी कंप्लेनेंट हो सकती है। समान हितों वाले एक या अधिक उपभोक्ता, इसका क्या मतलब हो गया? अगर कई कंज्यूमर हैं जिनको एक जैसी प्रॉब्लम्स हुई है, तो वो एक ग्रुप में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, तो वो भी एक ग्रुप ऑफ कंप्लेनेंट हो जाएगा, ठीक है। मृत उपभोक्ता के कानूनी वारिस या प्रतिनिधि, कोई एक कंज्यूमर है, उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो उसका जो लीगल हेयर है, जो उसका वारिस है, कानूनी वारिस है, या उसका कोई प्रतिनिधि है, वो भी कंप्लेनेंट हो सकता है। जैसे कि इंश्योरेंस के केसेस में, पॉलिसीज के केसेस में इसी तरीके से ही वारिस या प्रतिनिधि ही कंप्लेनेंट होते हैं, अगर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसा नहीं देती है तो। नाबालिग उपभोक्ता के माता-पिता या कानूनी अभिभावक। अब जैसे हमें पता है कि नाबालिग उपभोक्ता जो होता है वो कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकता, तो उसके माता-पिता उसके बिहाफ में करेंगे या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कानूनी अभिभावक करेंगे कंप्लेंट। तो ये सारे जो मेंबर्स हैं ना, 6 मेंबर्स, 7 मेंबर्स, ये सारे कंप्लेनेंट कहलाते हैं। उपभोक्ता या कोई संस्था जिस जो वॉलंटरी सर्विसेज देती है किनको? उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, लेकिन उसको लीगली रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। केंद्र या राज्य सरकार हो गई, सीसीपीए हो गई, केंद्रीय प्राधिकरण जिसको हम कह रहे हैं, समान हितों वाले एक या अधिक उपभोक्ता हो गए, मृत उपभोक्ता के कानूनी वारिस या प्रतिनिधि हो गए, और नाबालिग उपभोक्ता के माता-पिता या कानूनी अभिभावक हो गए। इसके साथ हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कंप्लेंट की, जो धारा 2(6) में दे रखी है कि कंप्लेंट क्या होती है, ठीक है। तो कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट का मतलब है एक रिटन एलिगेशन, एक रिटन आरोप, लिखित आरोप, जो कंप्लेनेंट, जो हमने ऊपर पढ़ा था धारा 2(5) में, वो व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति जो कंप्लेनेंट कोर्ट के सामने देता है, ठीक है। एक रिटन आरोप, लिखित आरोप, रिटन एलिगेशन, जो कंप्लेनेंट कोर्ट के सामने देता है, ठीक है। अब वो क्यों देता है? वो देता है कि अगर व्यापारी ने अनुचित व्यापारी प्रथा अपनाई हो, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर किसी व्यापारी ने अपनाई हो। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या अनुचित व्यापारी प्रथा कैसी होती है? जब कोई झूठा या गलत जानकारी देकर प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को बेचा गया हो, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। या रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस कर दी उसने, जिन जो ट्रेड प्रैक्टिसेस जिनको रोका गया हुआ है, वैसी टाइप की कोई कर दी। जैसे कि बहुत सारा ग्रेन जो है वो स्टॉक करके रख लिया कि जब मार्केट में उसकी नीड बढ़ जाएगी, जब उसकी मांग बढ़ जाएगी, मैं तब बेचूंगा। तो ये रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस है, ठीक है। अनुचित तरीके का व्यापार प्रथा है। अगर किसी व्यापारी ने उसे अपनाया है, तो कोई कंप्लेनेंट कंप्लेंट डाल सकता है। कब डाल सकता है? जब खरीदे गए माल या सेवा में कोई दोष हो, ठीक है। जैसे कि किसी एक कंज्यूमर ने कोई सामान खरीदा या सर्विस ली, उसमें कोई डिफेक्ट है, ठीक है। अब वो डिफेक्ट कैसा है? उसकी क्वालिटी में, उसके डिजाइन में, या किसी और अलग तरीके का कोई डिफेक्ट उसमें दिख जाता है, ठीक है। और किस तरीके से कंप्लेंट डाली जा सकती है? निर्धारित या प्रदर्शित मूल्य से अधिक वसूली। एमआरपी दे रखी है या एक फिक्स रेट कानून ने जो कर रखा है उससे ज्यादा वसूल कर रहे हैं, तो कंप्लेंट डाली जा सकती है। विक्रयित वस्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, या कोई ऐसी वस्तु मार्केट में बेची जा रही हो जो स्वास्थ्य के लिए हजार्डस, हानिकारक है, उसके लिए भी कंप्लेंट को डाला जा सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर कौन है। दो सात में है, ये धारा दो सात में लिखा हुआ है, माल सेवा का वह खरीदार जो भुगतान करता है या वचनबद्ध करता है या उपयोग करता है। ठीक है, कंज्यूमर वो कोई इंसान होता है जो किसी सामान को या किसी सर्विस को पैसे देकर खरीद लेता है, चाहे उसने पूरे पैसे दे दिए हों, चाहे उसने थोड़े पैसे दिए हों, या वो प्रॉमिस करे कि वो इस तारीख तक इतने पैसे दे देगा। ठीक है, वो भी क्या है, उपभोक्ता ही कहलाएगा। मान लीजिए आपने कोई अपना एसी हो गया या कोई और प्रोडक्ट हो गया ईएमआई पे लिया है, तो आप अभी जब तक उसकी ईएमआई चलेगी तब तक भी आप उसके उपभोक्ता ही कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद उपभोक्ता विवाद मतलब कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होता है। कंज्यूमर डिस्प्यूट का मतलब होता है जब किसी कंप्लेनेंट ने, जो धारा 2(5) में हमें बताई गई थी कंप्लेनेंट, जब कोई कंप्लेनेंट किसी सामान या सेवा के खिलाफ कोई कंप्लेंट डालता है, कंप्लेंट के कुछ रीजंस हमने 2(6) में पढ़े हैं, उन रीजन के तहत कोई कंप्लेंट डालता है और जो आरोपी होता है, जिस पे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो अस्वीकार कर देता है इन बातों से, तो एक विवाद पैदा हो जाता है। उसी विवाद को क्या कहते हैं, उपभोक्ता विवाद। अगर मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर अपनी गलती को मान करके अपनी गलती को रेक्टिफाई कर जाता है, जो गलत सामान बेचा उसकी जगह सही सामान दे देता है, गलत सर्विस या अधूरी सर्विस दी उसकी जगह पूरी सर्विस या ठीक सर्विस दे देता है, तो कोई विवाद की स्थिति ही नहीं उत्पन्न होगी। विवाद तभी उत्पन्न होगा जब आरोपी पार्टी अपने आरोप को स्वीकार करने से मना कर देती है। तो ये उपभोक्ता विवाद किस में दिया गया, धारा 2(8) में। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कंज्यूमर राइट्स की, जो धारा 2(9) में दे रखी है। ठीक है, अब ये 6 प्रकार के राइट्स जो हैं एज अ कंज्यूमर हमें दिए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। अब वो राइट्स क्या है, हानिकारक वस्तुओं से सुरक्षा का अधिकार, गुणवत्ता मात्रा मूल्य की सूचना का अधिकार, प्रतिस्पर्धी मूल्य में विविध वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार, न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। अब हम अगली स्लाइड्स में एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहला अधिकार हमें क्या मिल रहा है, राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन। ठीक है, यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता द्वारा क्रय किए गए समस्त वस्तुएं अथवा सेवाएं उनके जीवन और संपत्ति के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। ये राइट क्या करता है, गारंटी देता है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज हम ले रहे हैं वो हमारे लिए सेफ हैं या सेफ होने चाहिए। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, हार्मफुल है, वो मार्केट में नहीं मिलेगी। अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या बीमार करने वाला है या उससे किसी की जान को खतरा हो सकता है, ठीक है, तो हम अपने इस राइट के जरिए, जो कि सुरक्षा का अधिकार है, इस राइट के जरिए उस मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ एक्शंस ले सकते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक प्रेशर कुकर में सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व का होना वैधानिक रूप से अनिवार्य है, स्टेटूटरी मैंडेटरी है ये, अन्यथा वह खतरनाक सिद्ध हो सकता है। यह सुरक्षा के अधिकार का एक प्राथमिक उदाहरण है, जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में निहित है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा सुरक्षा का अधिकार हमने पढ़ा। नेक्स्ट अधिकार देखते हैं। अब हम नेक्स्ट राइट देखते हैं, जो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब सूचित किए जाने का अधिकार। ठीक है, ये राइट हम सबको जरूरी जानकारी मांगने का अधिकार देता है। ठीक है, अगर हम परचेज करने जा रहे हैं कोई आइटम, तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम उस आइटम की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, बनाने के तरीके, एक्सपायरी डेट, प्राइस वगैरह की पूरी जानकारी उसके मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या सेलर से ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हमारा अधिकार होता है। अब ये अधिकार देने का उद्देश्य क्या है, ये अधिकार देने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि उपभोक्ता अनुचित व्यापार पद्धतियों से सुरक्षित रहे, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताए थे उनसे सुरक्षित रहे। ठीक है, और एक सोच समझकर एक बढ़िया डिसीजन ले किसी भी सामान को खरीदारी करने से पहले। अब ये आवश्यक जानकारी कौन कौन सी है, जैसे मैंने आपको बताई, क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, क्वांटिटी मात्रा क्या है, पोटेंसी एफिशिएंसी क्षमता क्या है उस सामान की, प्योरिटी शुद्धता कितनी है उसमें, स्टैंडर्ड उसके मानक क्या है, और उसका प्राइस क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब जानने का हमारे पूरा अधिकार है। अगर कोई भी विनिर्माता या विक्रेता उत्पाद के संबंध में झूठे दावे करता है या गलत जानकारी देके हमें सामान को
बेच देता है, तो हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अधिकार हमें मिला हुआ राइट टू चॉइस। राइट टू चॉइस का मतलब क्या है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं ना, उनके पास हक होता है कि वो मार्केट में अवेलेबल हर वैरायटी में से अपनी चॉइस का सामान उठा सकें। ठीक है। अब वो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से अलग अलग रेट्स भी होंगे उनके, तो हमारे पास ये पूरा अधिकार है कि हम अपनी चॉइस, अपनी पसंद के हिसाब से वो सामान पिक कर लें। कोई ज़बरदस्ती नहीं हमारे पे रहेगी या कोई मोनोपोली नहीं रहेगी हमारे ऊपर कि आप यही सामान ले जाओ, यही सामान ले जाओ। वो उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी हो सकती है अपने सामान बेचने के लिए, वो अपनी बातें ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन हम पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। ठीक है? मतलब कोई भी कंपनी हमें ज़बरदस्ती अपना प्रोडक्ट लेने पर मजबूर नहीं कर सकती है। ये हमारा हक है कि हम जितने भी कॉम्पिटिटिव प्राइसेज़ अवेलेबल हैं, उनको देख कर के बेस्ट से बेस्ट सामान को अपने लिए चूज़ कर लें। ठीक है? अब इससे क्या होता है, इसका ये जो हमें अधिकार दिया गया है, इसका रीजन मतलब इसका क्या प्रिंसिपल है, एकाधिकार के संरक्षण में, प्रोटेक्शन फ्रॉम मोनोपोली। इसका मतलब है कि किसी भी विनिर्माता या सेवा प्रदाता को यह अधिकार नहीं है कि वो हमें यानी कि उपभोक्ता को बलपूर्वक अपना उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए बाध्य करे। दूसरा, कॉम्पिटिटिव प्राइस को चेक करके हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है कि हम अपनी पसंद का जो बजट, हमारे बजट को फ्रेंडली आइटम है, उसको पिक करें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का क्या मतलब है, अगर हमने किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लिया है और हम उस प्रोडक्ट या सर्विस से खुश नहीं है, या किसी प्रोडक्ट ने या सर्विस ने हमें नुकसान पहुंचा दिया है, ठीक है, तो हम अपनी इस परेशानी को कोर्ट में जाकर या फोरम्स जो अथॉरिटीज हमें प्रोवाइड की गई हैं, वहां पे जाकर हमें बताने का हक है, अपनी बात रखने का हक है। ये राइट हमें कंज्यूमर फोरम्स या कमीशन या अथॉरिटी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कहता है कि आप जा करके वहां पे अपनी बात बहुत बता सकते हो। ठीक है। वहां जाके हम अपने कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं, अपने लिए सुनवाई करवा सकते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास अधिकार क्या होता है, शिकायत को दर्ज कराने का अधिकार है, पहुंच का मंच, हमें फॉरम्स दिए गए हैं, कंज्यूमर फॉरम्स, कमीशंस, जहां जाकर हम अपनी बात को रख सकते हैं और वहां पे जाकर हम न्याय की मांग कर सकते हैं इस अधिकार के जरिए। ठीक है। इसमें आता है राइट टू सीक रिडर्सल। रिडर्सल इसका क्या मतलब होता है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो कंप्लेंट आई है वो कंप्लेंट वैलिड है। अगर वो कंप्लेंट वैलिड होगी, ठीक है, और ये देखा जाएगा कि हाँ, जो कंज्यूमर है उसको रेमेडी दी जानी चाहिए, ठीक है, तो उसको रेमेडीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अब वो रेमेडीज किस तरीके की होती है, प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट की रेमेडी होती है कि जो भी गलत सामान दिया गया है उसकी जगह आप उसको सही सामान डिलीवर करवाओ। अगर आप सामान डिलीवर नहीं करा रहे तो उसे रिफंड दो। ठीक है। इसके बाद अगर आपने कोई सर्विसेज देने का वादा किया था, सर्विसेज नहीं दी है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करो, कंपनसेट करो उसको, कि अगर उसने वो सर्विसेज कहीं और से लिया है, कुछ महंगे दामों पे लिए, तो उस डिफरेंसेस का भी उसको पैसा दो। अगर सर्विसेज आपने प्रोवाइड कराई है और गलत सर्विसेज कर दी या कम सर्विसेज दिया है, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विसेज का करवाओ। ठीक है। तो ये सारे अधिकार जो हैं, ये सारे अधिकार दिए जाते हैं किसी कंज्यूमर को, अगर उसकी कंप्लेंट को वैलिड माना जाता है तो। ठीक। इसके साथ नेक्स्ट राइट आ रहा है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को जीवन भर एक सुविज्ञ उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त हो सके। ये भी जो एक्ट है, ये मेक श्योर करता है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान हो, उनको पूरी अवेयरनेस हो अपने अधिकारों की, और अपने किसी सामान को, प्रोडक्ट को किस तरीके से चूज करना है, उसका क्या मार्केट वैल्यू चल रही है, क्या रेट चल रहा है, ये सब चीजों का उनको ज्ञान होना चाहिए। अधिकार का उद्देश्य क्या है, जागरूकता फैलाना। इस अधिकार के तहत सरकार और विभिन्न संगठन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में शिक्षित करते हैं। सशक्तिकरण यह शिक्षा उपभोक्ताओं को अपने हक और सुरक्षा को समझने में सक्षम बनाती है। ठीक है। जब हम उनको एजुकेट कर देंगे, तो वो सक्षम हो जाएंगे अपने अधिकारों को समझने में और अपने लिए स्टैंड लेने के लिए। परिणाम क्या होता है, अवेयरनेस या जागरूकता के माध्यम से उपभोक्ता सशक्त बनते हैं और बाजार में सोच समझकर निर्णय लेते हैं। अगर वो सोच समझकर निर्णय लेंगे, तो वैसे ही डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, यह अधिकार उपभोक्ता संरक्षण की पूरी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में एक बुनियाद का आधार प्रदान करता है, क्योंकि अज्ञानता ही शोषण का सबसे बड़ा कारण होती है। ठीक है। इसी के साथ हमारे ये 6 राइट्स खत्म होते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है, आगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के आगे के पार्ट्स को जानने के लिए हमारी आगे की वीडियोस भी देखते रहें। थैंक यू।